चैप्टर 11 शिकार से लौटते समय कोराक ने उत्तेजित बंदरों की बड़बड़ाहट सुनी। उसे पता था कि कुछ गंभीर गड़बड़ है। हिस्ताह नामक सांप ने निस्संदेह किसी लापरवाह मनु के चारों ओर अपनी चिपचिपी तहें लपेट ली थीं। युवक तेजी से आगे बढ़ा। बंदर मेरीम के दोस्त थे। अगर वह कर सकता तो उनकी मदद करता। वह बीच की छत पर तेजी से आगे बढ़ा। उसने अपनी शिकार की ट्रॉफियां मेरीम के आश्रय के पास के पेड़ पर रख दी और उसे जोर से पुकारा। कोई जवाब नहीं मिला। वह जल्दी से नीचे की मंजिल पर चला गया। वह शायद उससे छिप रही थी। एक बड़ी शाखा पर, जहां मेरीम अक्सर आलस्य से झूलती रहती थी, उसने देखा कि गीका पेड़ की बड़ी टहनी के सहारे खड़ी है। इसका क्या मतलब हो सकता है? मेरीम ने पहले कभी गीका को इस तरह अकेला नहीं छोड़ा था। कोराक ने गुड़िया उठाए और उसे अपनी बेल्ट में बांध लिया। उसने फिर से आवाज लगाई और जोर से, लेकिन मेरीम ने उसकी आवाज का जवाब नहीं दिया। दूर से उत्साहित मनुष्य की बड़बड़ाहट कम स्पष्ट होती जा रही थी। क्या उनकी उत्तेजना किसी भी तरह से मेरीम के गायब होने से जुड़ी हो सकती है? सिर्फ यही सोचना काफी था। अकुत का इंतजार किए बिना, जो धीरे धीरे उसके पीछे कुछ दूरी पर आ रहा था, कोराक ने तेजी से बकबक करती भीड़ की दिशा में चक्कर लगाया। लेकिन कुछ ही मिनटों में वह सबसे पीछे वाले को पकड़ लेता। उसे देखते ही वे चीखने लगे और अपने आगे की ओर नीचे की ओर इशारा करने लगे, और एक पल बाद कोराक उनके गुस्से के कारण की नज़र में आ गया। युवक का दिल डर के मारे रुक गया जब उसने लड़की के लंगड़े शरीर को एक बड़े बंदर के बालों वाले कंधों पर लटकते देखा। उसे इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि वह मर चुकी है, और उसी क्षण उसके भीतर कुछ ऐसा उभरा जिसकी व्याख्या करने की उसने कोशिश नहीं की और न ही वो कोशिश कर सकता था। लेकिन अचानक उसे लगा कि पूरी दुनिया उस कोमल, सुंदर शरीर, उस कमजोर छोटे शरीर में केंद्रित हो गई है, जो उस जानवर के उभरे हुए कंधों पर इतनी दयनीय रूप से लंगड़ा और असहाय लटका हुआ था। उसे तब पता चला कि नन्ही मेरीम ही उसकी दुनिया थी, उसका सूरज, उसका चांद, उसके सितारे। उसके जाने से सारी रोशनी, गर्मी और खुशी चली गई थी। उसके होठों से एक कराह निकली और उसके बाद भयानक दहाड़ें निकली, जो जानवरों से भी ज्यादा पाशविक थीं, और वह पागलों की तरह इस घिनौने अपराध के अपराधी की ओर नीचे की ओर गिरा। इस नई और खतरनाक आवाज की पहली ध्वनि सुनते ही बेल बंदर मुड़ा, और जैसे ही वह मुड़ा, हत्यारे के क्रोध और घृणा में एक नई ज्वाला जुड़ गई, क्योंकि उसने देखा कि उसके सामने खड़ा प्राणी कोई और नहीं बल्कि राजा बंदर था, जिसने उसे उन महान मानवों से दूर भगा दिया था जिनकी ओर वह मित्रता और शरण की आशा कर रहा था। लड़की के शरीर को जमीन पर गिराकर बैल ने अपने कीमती पुरस्कार को पाने के लिए फिर से लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन इस बार वह आसान जीत की तलाश में था। उसने भी कोराक को पहचान लिया। क्या उसने उसे बिना दांत या पंजा मारे ही अखाड़े से भगा दिया था? सिर झुकाए और कंधों को ऊपर उठाए वह उस चिकने चमड़ी वाले प्राणी की ओर तेजी से बढ़ा जो उसके शिकार पर, उसके अधिकार पर सवाल उठाने की हिम्मत कर रहा था। वे दो हमलावर सांडों की तरह आमने सामने मिले, जो एक साथ चीरते हुए और मारते हुए नीचे गिरे। कोराक अपना चाकू भूल गया। उसके जैसे क्रोध और रक्तपिपासा को केवल चीरते हुए नुकीले दांतों के बीच गर्म मांस के स्पर्श से, उसकी नंगी त्वचा पर नए जीवन रक्त के प्रवाह से ही संतुष्ट किया जा सकता था, क्योंकि हालांकि उसे इसका एहसास नहीं था, कोराक हत्यारा, घृणा या बदला लेने से कहीं अधिक सम्मोहक चीज के लिए लड़ रहा था। वह एक महान पुरुष था जो अपनी ही तरह की एक महिला के लिए दूसरे पुरुष से लड़ रहा था। मानव वानर का आक्रमण इतना तीव्र था कि उसने मानवरूपी को रोकने से पहले ही अपनी पकड़ बना ली, एक क्रूर पकड़ जिसमें मजबूत जबड़े धड़कते हुए गले पर बंद थे, और वह वहीं आंखें बंद करके चिपका रहा, जबकि उसकी उंगलियां उसके झबरा गले पर एक और पकड़ बनाने की कोशिश कर रही थीं। तभी मेरीम ने अपनी आंखें खोलीं। अपने सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। कोरक, वह चिल्लाए, कोरक, मेरा कोरक, मुझे पता था कि तुम आओगे। उसे मार डालो, कोरक, उसे मार डालो। और चमकती आंखों और धड़कते सीने के साथ लड़की अपने पैरों पर आकर कोरक की तरफ दौड़ी और उसे प्रोत्साहित किया। पास में ही हत्यारे का भाला पड़ा था, जहां उसने बंदर पर हमला करते समय उसे फेंका था। लड़की ने उसे देखा और उसे छीन लिया।
अपने पैरों के पास इस आदिम युद्ध के सामने उसे कोई बेहोशी नहीं हुई। उसके लिए बैल के साथ अपने व्यक्तिगत मुठभेड़ के तंत्रिका तनाव से कोई उन्मादी प्रतिक्रिया नहीं थी। वह उत्साहित थी, लेकिन शांत और पूरी तरह से निडर। उसका कोरक एक अन्य मंगनी से लड़ रहा था जो उसे चुरा सकता था, लेकिन उसने लड़ाई को दूर से देखने के लिए वहां लटकी हुई शाखा की सुरक्षा की तलाश नहीं की, जैसा कि एक महिला मंगनी करती। इसके बजाय उसने कोरक के भाले की नोक को बैल बंदर की तरफ रखा और तेज नोक को जंगली दिल में गहराई तक घुसा दिया। कोराक को उसकी सहायता की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि विशाल बैल पहले ही मर चुका था और उसके फटे हुए गले से खून बह रहा था, लेकिन कोराक अपने सहायक के लिए प्रशंसा के शब्द कहते हुए मुस्कुराया। वो कितनी लंबी और सुंदर थी। क्या वह उसके जाने के कुछ घंटों में अचानक बदल गई थी, या फिर बंदर से लड़ाई ने उसकी दृष्टि को प्रभावित किया था? हो सकता है कि वह मेरीम को नई आंखों से देख रहा हो, क्योंकि उसकी नज़र ने कई चौंकाने वाले और आश्चर्यजनक आश्चर्य प्रकट किए थे। उसे अपने पिता के गांव में उसे मिले हुए कितना समय हो गया था। एक छोटी अरब लड़की, वो नहीं जानता था, क्योंकि जंगल में समय का कोई महत्व नहीं होता और इसलिए उसने गुजरते दिनों का कोई हिसाब नहीं रखा था। लेकिन अब जब वो उसे देख रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि वह अब वैसी छोटी लड़की नहीं रही जैसी उसने पहली बार बाड़ के भीतर बड़े पेड़ के नीचे गीका के साथ खेलते हुए देखी थी। ये बदलाव बहुत धीरे धीरे हुआ होगा, इसलिए अब तक उसका ध्यान नहीं गया। और ऐसा क्या था जिसने उसे अचानक यह एहसास कराया? उसकी नज़र लड़की से हटकर मृत बैल के शरीर पर चली गई। पहली बार उसे लड़की के अपहरण के प्रयास के कारण की व्याख्या समझ में आई। कोराक की आंखें चौड़ी हो गईं और फिर वे क्रोध की संकीर्ण दरारों में बंद हो गईं, क्योंकि वह अपने पैरों पर खड़े उस अथाह जानवर को घूरता हुआ खड़ा था। जब अगली बार उसकी नज़र मेरीम के चेहरे पर गई तो उसके चेहरे पर धीरे धीरे लाली छा गई। अब वास्तव में वो उसे नई आंखों से देख रहा था, एक पुरुष की आंखों से जो एक युवती को देख रहा हो। अकुत ठीक उसी समय आया था जब मेरीम ने कोराक के विरोधी को भाला मारा था। बूढ़े बंदर की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो गिरे हुए दुश्मन के शरीर के चारों ओर अकड़कर और उग्रता से घूमता रहा। उसने गुर्राहट की और अपने लंबे, लचीले होंठ ऊपर उठाए। उसके बाल खड़े हो गए। वह मेरीम और कोराक पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसके छोटे से मस्तिष्क के सबसे दूर के कोने में कुछ हलचल हो रही थी, कुछ ऐसा जो विशाल बैल को देखने और उसकी गंध ने जगाया था। अंकुरित विचार की बाहरी अभिव्यक्ति पाश्विक क्रोध की थी, लेकिन आंतरिक संवेदनाएं अत्यंत सुखद थीं। विशाल बैल की गंध और उसके विशाल और बालों वाले शरीर को देखने से अकुत के दिल में अपने जैसे साथी की संगति की लालसा जाग उठी थी। तो कोराक अकेले बदलाव से नहीं गुजर रहा था, और मेरीम, वही एक औरत थी। प्यार करना औरत का दैवीय अधिकार है। वो हमेशा कोरक से प्यार करती थी। वो उसका बड़ा भाई था। मेरीम में कोई बदलाव नहीं आया। वह अभी भी अपने कोरक के साथ खुश थी। वह अभी भी उससे प्यार करती थी जैसे एक बहन अपने लाडले भाई से प्यार करती है, और उसे उस पर बहुत गर्व था। पूरे जंगल में कोई दूसरा प्राणी इतना मजबूत, इतना सुंदर या इतना बहादुर नहीं था। कोराक उसके करीब आया। जब उसने उनकी आंखों में देखा तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी, लेकिन वह इसे समझ नहीं पाई। उसे एहसास नहीं हुआ कि वे परिपक्वता के कितने करीब थे, न ही उसे इस बात का एहसास था कि कोराक की आंखों में दिखने वाली नज़र उनके जीवन में कितना अंतर ला सकती थी। मेरीम, उसने फुसफुसाया और उसकी आवाज़ भारी थी क्योंकि उसने उसके नंगे कंधे पर अपना भूरा हाथ रखा था। मेरीम, अचानक उसने उसे अपने पास दबा लिया। वह हंसते हुए उसके चेहरे की ओर देखने लगी और फिर वह झुका और उसके मुंह पर जोरदार चुंबन लिया। तब भी वह समझ नहीं पाई। उसे याद नहीं था कि उसे पहले कभी चूमा गया था। ये बहुत अच्छा था। मेरीम को ये पसंद आया। उसने सोचा कि यह कोराक का ये दिखाने का तरीका है कि वह कितना खुश है कि महान वानर उसके साथ भागने में सफल नहीं हुआ। वह भी खुश थी, इसलिए उसने अपनी बाहें हत्यारे की गर्दन के चारों ओर डाल दी और उसे बार बार चूमा। फिर उसकी बैट में गुड़िया को देखकर उसने उसे अपने कब्जे में ले लिया और उसे चूमा जैसे उसने कोराक को चूमा था। कोराक चाहता था कि वह कुछ कहे,
वो उसे बताना चाहता था कि वो उससे कितना प्यार करता है, लेकिन उसके प्यार की भावना ने उसका गला घोंट दिया और मंगनी की शब्दावली सीमित थी। अचानक एक व्यवधान आया। यह अकुत की ओर से था, एक अचानक धीमी गड़गड़ाहट, जो उस समय की गड़गड़ाहट से ज्यादा नहीं थी जब वह मरे हुए बैल के इर्द गिर्द उछल कूद कर रहा था, और वास्तव में आधी भी नहीं, लेकिन एक ऐसी आवाज थी जो कोराक में समाये हुए जंगली जानवर की बोधगम्य क्षमताओं को सीधे छू गई। यह एक चेतावनी थी। कोराक ने अपने इतने नजदीक मीठे चेहरे के शानदार दृश्य से जल्दी से ऊपर देखा। अब उसकी अन्य क्षमताएं जाग उठीं। उसके कान, उसके नथुने सतर्क हो गए। कुछ होने वाला था। हत्यारा अकुत के पास चला गया। मीरीम उनके ठीक पीछे थी। तीनों जंगल की पत्तियों की उलझन में टकटकी लगाए नक्काशीदार मूर्तियों की तरह खड़े थे। जिस शोर ने उनका ध्यान आकर्षित किया था वह बढ़ता गया और कुछ ही देर में एक बड़ा वानर झाड़ियों के बीच से निकलकर आया जहां वे खड़े थे। उन्हें देखते ही वह जानवर रुक गया। उसने अपने कंधे के ऊपर से चेतावनी भरी घुरघुराहट की और एक पल बाद सावधानी से एक और सांड आता हुआ दिखाई दिया। उसके पीछे दूसरे सांड भी थे, दोनों सांड और मादा सांड जिनके बच्चे थे, जब तक कि 2 दर्जन बालों वाले राक्षस तीनों को घूरते हुए खड़े नहीं हो गए। यह मृत राजा वानर का कबीला था। अकुत सबसे पहले बोला। उसने मृत सांड के शरीर की ओर इशारा किया। कोरक, शक्तिशाली योद्धा, ने तुम्हारे राजा को मार डाला है, उसने घुराघुराहट के साथ कहा। पूरे जंगल में टार्जन के बेटे कोरक से बड़ा कोई नहीं है। अब कोरक राजा है। कोरक से बड़ा कौन सा बैल है? ये किसी भी बैल के लिए चुनौती थी जो कोरक के राजत्व के अधिकार पर सवाल उठाने की परवाह करता। बंदर आपस में कुछ देर तक बड़बड़ाते, बकते और गुर्राते रहे। अंत में एक युवा बैल धीरे धीरे अपने छोटे पैरों पर झूमता हुआ आगे आया, भयानक रूप से गुर्राता हुआ। वह जानवर बहुत बड़ा था और अपनी पूरी ताकत के साथ था। वह लगभग विलुप्त हो चुकी उस प्रजाति का था जिसके बारे में गोरे लोग लंबे समय से अधिक दुर्गम जंगलों के मूल निवासियों से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि मूल निवासी भी इन विशाल बालों वाले आदिम मनुष्यों को शायद ही कभी देखते हैं। कोराक राक्षस से मिलने के लिए आगे बढ़ा। वह भी गुर्रा रहा था। उसके दिमाग में एक योजना घूम रही थी। अपने जैसे ही एक और राक्षस के साथ एक भयानक लड़ाई से गुजरने के बाद इस शक्तिशाली अथक जानवर के साथ नज़दीकी से मुकाबला करना हार को आमंत्रित करना होता। उसे जीत के लिए एक आसान रास्ता खोजना होगा। झुककर वो उस हमले का सामना करने के लिए तैयार हो गया, जिसके बारे में उसे पता था कि वह जल्द ही आएगा और उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना था। उसका विरोधी केवल इतना समय रुका कि वो दर्शकों की शिक्षा और कोराक को भ्रमित करने के लिए अपनी पिछली जीतों, अपने पराक्रम और इस तुच्छ तारमंगनी के साथ वो क्या करने वाला था का संक्षिप्त विवरण सुना सके। फिर उसने हमला किया। अपनी उंगलियों को कसकर पकड़े हुए और अपने जबड़े को फैलाए हुए वह एक्सप्रेस ट्रेन की गति से प्रतीक्षा कर रहे कोराक पर टूट पड़ा। कोराक तब तक नहीं हिला जब तक कि उसकी बड़ी भुजाएं उसे गले लगाने के लिए नहीं मुड़ी। फिर वह उनके नीचे गिर गया। उसने अपने तेज शरीर को एक तरफ करके जानवर के जबड़े के किनारे एक भयानक दायां हाथ घुमाया और तेजी से झूलते हुए गिरे हुए बंदर के ऊपर खड़ा हो गया जहां वह जमीन पर फैला हुआ था। यह एक हैरान मानव था जो अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। उसके भयानक होठों पर झाग के छींटे थे। उसकी छोटी छोटी आंखें लाल थीं। उसकी गहरी छाती से खून जमा देने वाली दहाड़ें निकल रही थीं। लेकिन वह अपने पैरों तक नहीं पहुंच पाया। हत्यारा उसके ऊपर इंतजार कर रहा था और जैसे ही बालों वाली थोड़ी उचित स्तर पर आई, एक और वार जो एक बैल को गिरा देता, बंदर को पीछे की ओर धकेल दिया। बार बार जानवर उठने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार शक्तिशाली तरमांगनी उसे गिराने के लिए मुट्ठी और पाइल ड्राइवर के वार के साथ तैयार खड़ा था। बैल के प्रयास कमजोर होते गए। उसके चेहरे और सीने पर खून के धब्बे लग गए। नाक और मुंह से लाल धार बह रही थी। भीड़ जिसने पहले उसे क्रूर चीखों से प्रोत्साहित किया था, अब उसका मजाक उड़ा रही थी। उनका समर्थन तरमांगनी के लिए था। कागोडा, कोराक ने पूछा, क्योंकि उसने एक बार फिर बैल को नीचे भेजा था।
फिर से जिद्दी बैल ने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। फिर से हत्यारे ने उसे एक भयानक झटका दिया। फिर से उसने सवाल किया, कागोडा क्या तुम्हारा बहुत हो गया? कुछ देर तक बैल निश्चल पड़ा रहा। फिर उसके फटे होठों से एक शब्द निकला, कागोडा। उद्धरण चिन्ह। तो उठो और अपने लोगों के बीच वापस जाओ, कोराक ने कहा। मैं उन लोगों के बीच राजा नहीं बनना चाहता जिन्होंने मुझे एक बार उनसे दूर भगा दिया था। अपने तरीके से रहो और हम अपने तरीके से रहेंगे। जब हम मिलेंगे तो हम दोस्त हो सकते हैं, लेकिन हम साथ नहीं रहेंगे। एक बूढ़ा बैल धीरे धीरे हत्यारे की ओर आया। तुमने हमारे राजा को मार डाला है, उसने कहा। तुमने उसे हरा दिया है जो राजा बन सकता था। तुम चाहते तो उसे मार सकते थे। हम राजा के लिए क्या करें? कोराक अकुत की ओर मुड़ा। वहाँ तुम्हारा राजा है, उसने कहा। लेकिन अकुत कोरक से अलग नहीं होना चाहता था, हालांकि वह अपने जैसे लोगों के साथ रहने के लिए काफी उत्सुक था। वह चाहता था कि कोरक भी रहे। उसने इतना ही कहा। युवक मेरीम के बारे में सोच रहा था उसके लिए सबसे अच्छा और सुरक्षित क्या होगा। अगर अकुत वानरों के साथ चला जाता तो उसकी देखभाल और सुरक्षा करने वाला सिर्फ एक ही होता। दूसरी ओर अगर वे जनजाति में शामिल हो जाते तो वह शिकार के लिए बाहर जाते समय मेरीम को पीछे छोड़ने में कभी सुरक्षित महसूस नहीं करता, क्योंकि वानरों के जुनून को कभी भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि एक महिला भी पतली गोरी लड़की के लिए पागलपन भरी नफरत विकसित कर सकती है और कोराक की अनुपस्थिति में उसे मार सकती है। हम तुम्हारे पास ही रहेंगे, उसने आखिरकार कहा। जब तुम अपना शिकारगाह बदलोगे तो हम भी अपना शिकारगाह बदल लेंगे, मेरीम और मैं, और इसलिए तुम्हारे पास ही रहेंगे, लेकिन हम तुम्हारे बीच नहीं रहेंगे। अकुत ने इस योजना पर आपत्ति जताई। वह कोराक से अलग नहीं होना चाहता था। पहले तो उसने अपने मानव मित्र को छोड़कर अपनी तरह के साथी के साथ रहने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उसने कबीले के आखिरी सदस्य को फिर से जंगल में भटकते देखा और उसकी नज़र मृत राजा की युवा साथी की पतली आकृति पर पड़ी, जो अपने स्वामी के उत्तराधिकारी की प्रशंसा भरी नज़रों से देख रही थी, तो खून की पुकार को नकारा नहीं जा सका। अपने प्रिय कोराक की ओर एक विदाई भरी नज़र से उसने मुड़कर उस बंदर का पीछा करते हुए जंगल की भूल भुलैया में प्रवेश किया। कोराक ने अपने आखिरी चोरी अभियान के बाद अश्वेतों के गांव को छोड़ दिया था। उसके शिकार और अन्य महिलाओं और बच्चों की चीखें जंगल और नदी से योद्धाओं को अंदर खींच लाई थीं। जब पुरुषों को पता चला कि सफ़ेद शैतान फिर से उनके घरों में घुस आया है, उनकी महिलाओं को डरा दिया है और उनके तीर, गहने और भोजन चुरा लिया है, तो वे बहुत उत्साहित और क्रोधित थे। यहाँ तक कि इस विचित्र प्राणी, जो एक विशाल बछड़े के साथ शिकार करता था, के प्रति उनका अंधविश्वासी भय भी उससे बदला लेने की उनकी इच्छा में दूर हो गया तथा वे जंगल में उसकी उपस्थिति के सभी खतरों से हमेशा के लिए छुटकारा पा गए। और ऐसा हुआ कि जनजाति के सबसे तेजतर्रार और सबसे साहसी योद्धाओं ने कोराक और अकुत का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद वे हत्यारे के कई उत्पातों के दृश्य से चले गए। युवक और बंदर ने धीरे धीरे यात्रा की और सफल पीछा करने के बारे में कोई सावधानी नहीं बरती। अश्वेतों के प्रति उनकी लापरवाहीपूर्ण उदासीनता का रवैया भी उल्लेखनीय नहीं था। इस तरह के कई हमले बिना किसी सजा के हो चुके थे, इसलिए दोनों अश्वेतों को तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे थे। वापसी की यात्रा उन्हें सीधे हवा के विपरीत दिशा में ले गई। इसका परिणाम ये हुआ कि उनके पीछा करने वालों की गंध उनसे दूर चली गई, इसलिए वे इस तथ्य से पूरी तरह अनभिज्ञ होकर अपने रास्ते पर आगे बढ़े कि अथक खोजी लेकिन लकड़ी के रहस्यों में उनसे थोड़े कम विशेषज्ञ, क्रूर आग्रह के साथ उनका पीछा कर रहे थे। योद्धाओं के इस छोटे से दल का नेतृत्व कोवुडू नामक सरदार कर रहा था। वह एक मध्यम आयु वर्ग का जंगली व्यक्ति था जो असाधारण रूप से चालाक और बहादुर था। वो ही सबसे पहले शिकार के नज़दीक आया था जिसका पीछा वे घंटों तक अपनी लगभग अलौकिक शक्तियों, अवलोकन, अंतर्ज्ञान और यहाँ तक कि गंध की रहस्यमयी विधियों से करते रहे थे। कोवुडू और उसके आदमी राजा बंदर की हत्या के बाद कोरक, अकुत और मेरीम पर चढ़ आए। लड़ाई का शोर उन्हें आखिरकार सीधे उनके शिकार तक ले गया।
दुबली पतली गोरी लड़की को देखकर जंगली सरदार हैरान रह गया और उसने अपने योद्धाओं को उनके शिकार पर हमला करने का आदेश देने से पहले एक पल के लिए तीनों को देखा। उसी क्षण महान वानर आ गए और फिर से काले लोग कोरक और युवा बैल के बीच की लड़ाई के अचंभित गवाह बने रहे। लेकिन अब बंदर जा चुके थे और गोरा युवक और गोरी नौकरानी जंगल में अकेले खड़े थे। कोवुडू के आदमियों में से एक अपने सरदार के कान के पास झुका। देखो, उसने फुसफुसाया और लड़की के बगल में लटकी हुई किसी चीज की ओर इशारा किया। जब मैं और मेरा भाई शेख के गांव में गुलाम थे तो मेरे भाई ने शेख की छोटी बेटी के लिए वह चीज बनाई थी। वो हमेशा उसके साथ खेलती थी और इसे मेरे भाई के नाम से पुकारती थी, जिसका नाम गीका है। हमारे भागने से ठीक पहले कोई आया और शेख को मार डाला और उसकी बेटी को चुरा ले गया। अगर यह वही है तो शेख तुम्हें उसकी वापसी के लिए अच्छी रकम देगा। कोराक की बाँह फिर से मेरीम के कंधों पर आ गई थी। उसकी जवान नसों में प्यार की गर्माहट दौड़ रही थी। सभ्यता सिर्फ एक आधी अधूरी याद रह गई थी। लंदन प्राचीन रोम जितना ही दूर था। पूरी दुनिया में सिर्फ वे दो ही थे, कोराक हत्यारा और मेरीम उसकी साथी। उसने फिर से उसे अपने पास खींचा और उसके इच्छुक होठों को अपने गर्म चुंबनों से भर दिया। और फिर उसके पीछे से क्रूर युद्ध की चीखों का एक भयानक कोलाहल फूट पड़ा और चीखते हुए अश्वेतों का एक समूह उन पर टूट पड़ा। कोराक ने युद्ध के लिए अपना रुख बदला। मैरियम अपने हल्के भाले के साथ उसके बगल में खड़ी थी। कांटेदार मिसाइलों का एक हिमस्खलन उनके चारों ओर उड़ रहा था। एक मिसाइल कोराक के कंधे में लगी, दूसरी उसके पैर में, और वह नीचे गिर गया। मेरीम को कोई चोट नहीं लगी क्योंकि अश्वेतों ने जानबूझकर उसे छोड़ दिया था। अब वे कोराक को खत्म करने और लड़की को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वे पहुंचे, जंगल में एक और जगह से महान अकुत और उसके पीछे उसके नए राज्य के विशाल बैल भी आ गए। जब उन्होंने देखा कि वे पहले ही क्या उत्पात मचा चुके हैं, तो वे गुर्राते और दहाड़ते हुए काले योद्धाओं पर टूट पड़े। कोवुडू ने इन शक्तिशाली वानरों के साथ नज़दीकी से आने के खतरे को महसूस किया। उसने मेरीम को पकड़ लिया और अपने योद्धाओं को पीछे हटने के लिए कहा। कुछ समय तक वानरों ने उनका पीछा किया और भागने में सफल होने से पहले कई अश्वेत बुरी तरह घायल हो गए और एक की मौत हो गई। और वे इतनी आसानी से बच भी नहीं पाते अगर अकुत को घायल कोराक की हालत की चिंता न होती, नहीं उस लड़की के भाग्य की, जिसे वह हमेशा कमोबेश एक घुसपैठिया और एक निर्विवाद बोझ के रूप में देखता था। जब अकुत उसके पास पहुंचा तो कोराक खून से लथपथ और बेहोश पड़ा था। विशाल वानर ने उसके शरीर से भारी भालों को निकाला, घावों को चाटा और फिर अपने दोस्त को उस ऊंचे आश्रय में ले गया जिसे कोराक ने मेरीम के लिए बनाया था। इसके अलावा वह जानवर कुछ नहीं कर सकता था। प्रकृति को बाकी काम बिना किसी मदद के पूरा करना होगा या कोराक को मरना होगा। हालांकि वह मरा नहीं। कई दिनों तक वह बुखार से बेहाल रहा, जबकि अकुत और बंदर उसके आसपास शिकार करते रहे ताकि वे उसे ऐसे पक्षियों और जानवरों से बचा सके जो उसके ऊंचे ठिकाने तक पहुंच सकते थे। कभी कभी अकुत उसके लिए रसदार फल लाता था जो उसकी प्यास बुझाने और बुखार को कम करने में मदद करते थे, और धीरे धीरे उसका शक्तिशाली शरीर भाले के वार के प्रभावों पर काबू पा लेता था। घाव भर गए और उसकी ताकत वापस आ गई। अपने सभी तर्कसंगत क्षणों के दौरान जब वह मेरीम के घोंसले के किनारे नर्म फर पर लेटा था, तो वह अपने घावों के दर्द से ज्यादा मेरीम के लिए डर से पीड़ित था। उसके लिए उसे जीना होगा। उसके लिए उसे अपनी ताकत वापस पानी होगी ताकि वो उसकी तलाश में निकल सके। अश्वेतों ने उसके साथ क्या किया था? क्या वह अभी भी जीवित थी, या उन्होंने उसे यातना और मानव मांस की अपनी वासना के लिए बलिदान कर दिया था? कोराक लगभग आतंक से कांप उठा क्योंकि लड़की के भाग्य की सबसे भयानक संभावनाएं कोवुडू के कबीले के रीति रिवाजों के बारे में उसके ज्ञान से उसके सामने आ गईं। दिन धीरे धीरे बीतते गए, लेकिन आखिरकार उसने अपनी ताकत वापस पा ली और वह आश्रय से रेंगकर बाहर निकलकर बिना किसी मदद के जमीन पर पहुंच गया। अब वह ज्यादातर कच्चे मांस पर निर्भर था, जिसके लिए वह पूरी तरह से अकुत के कौशल और उदारता पर निर्भर था। मांस के आहार से उसकी ताकत और तेजी से वापस लौटी, और आखिरकार उसे लगा कि वह अश्वेतों के गांव की यात्रा करने के लिए फिट है।